एक बार सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देख लीजिए भाई, जिनका कल एग्ज़ाम है वो तो बहुत ध्यान से देखें भाई, क्योंकि आज की जो क्लास का टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, या फिर मैं बोलूँ इसके आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी। इन पर सवाल आना फिक्स है, इसलिए बहुत ध्यान से इस पूरे टॉपिक को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री ये खेल है फॉर्मूला का। जिस बच्चे को जितने अच्छी तरीके से फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, उसको उतना ही अच्छा जो है फील होने वाला है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बालक, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सी प्यारे बच्चों, कहानी में एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी नोट नहीं करना, जहाँ मैं बोलूँगा नोट करना वहाँ नोट करना, अभी नहीं करना फिलहाल। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है कि प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डेटा सीखा कि मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने सीखा जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो बेसिकली बराबर होती है डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये सर आप कहोगे बात बहुत बढ़िया है सर, जबकि डेल्टा एच ऑफ कंबशन बराबर होती थी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट। आपको ये बात पहले से पता होगा। फॉर्मेशन का मतलब है जब एक मोल कंपाउंड को आप फॉर्म कर रहे हो फ्रॉम देयर नेटिव स्टेट कंपाउंड या एलिमेंट। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो साफ साफ पता लग रहा है इस पर्टिकुलर केस में जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन होती है उसी को हम लोग डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, बातें बड़ी बेसिक हैं। जबकि कंबशन की अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो कंबशन के अंदर जो हम लोग पढ़ते थे वो पढ़ते थे कार्बन ग्रेफाइड को। कार्बन ग्रेफाइड जब O2 के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू CO2 गैस, और यहाँ से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उसी रिलीजिंग एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी कि याद रहे ये एक मोल ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करता है कंबशन का गेम। इसके बाद आपके टीचर ने एक कैलोरीफिक वैल्यू समझाई कंबशन के डेटा में ही कि डेल्टा एच ऑफ सी डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास से आप एक फ्यूल की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी सारी बातें जो हैं मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सिखा दी हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में इसके बाद की कहानी में पढ़ाने में बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आसानी से कॉन्सेप्ट आप लोगों के फेवर में मैं कर दूंगा। बहुत ध्यान से बस इस कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाएं, समझते चले जाएं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तुम्हारा पेपर है कृतिका, मंडे पेपर है, कल कोई पेपर तो नहीं है कल? बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सी एक बात आपसे कहनी है बेटा जी, जो टर्म अभी जैसे मैंने तुमसे बोला ये CH4 है दोस्त, इसको तोड़ोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कार्बन में और 4 हाइड्रोजन में। इसमें जो एनर्जी रिलीज या रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी का नाम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि आप इस जगह मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है जी, किस में कन्वर्ट कर रहे हो? मॉलिक्यूल को एटम में। तो यहाँ पर ना 2-3 डेफिनेशन एक साथ आने वाली होती हैं प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सीखना और समझना होता है, और लिखने से पहले समझना बेहद जरूरी है, नहीं तो लिखने का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ CBSE की किताब यानी कि NCERT के अंदर एक एक लाइन में बस इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जिसमें बच्चा घोर कंफ्यूज होता है कि कब तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, कब बॉन्ड एनर्जी होती है, कब क्या होता है। तो मैं आप लोगों के लिए अभी ये पूरा डेटा जो है सिखा डालूंगा, बस 1 मिनट का मुझे समय दो। इधर देखेंगे भाई सभी, माधव बहुत ध्यान से देख बेटा, एक पूरा कॉन्सेप्ट मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कृपया करके बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। सी भाई साहब, नोट करने की चीज़ है ही नहीं, समझने की चीज़ है, इसलिए आप इसको नोट ना करें तो बेहतर है। बहुत ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। बेटा एक इस फैन को बंद कर, ये आवाज़ कर रहा बेकार में। सबसे पहला वाला, अब आएगा मजा। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ बेटा जी। देखो, हर कंपाउंड की एक नेटिव स्टेट होती है। जैसे मैं तुमसे पूछूं क्लोरीन की नेटिव स्टेट क्या है, आप बोलोगे Cl2 गैस। हर कंपाउंड की एक नेटिव स्टेट होती है जहां पर वो पाया जाता है। जैसे आयोडीन की नेटिव स्टेट क्या है? आयोडीन सॉलिड, ये बता रखा है टीचर ने। चलो
मैं तुमसे कह रहा हूँ एक मॉलिक्यूल है I2 जो कि सॉलिड स्टेट में था, आप इसको टेम्परेचर दें ताकि ये टूटे और टूटने के बाद सिंपल आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब I2 ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ I इन गैसियस फेस इन गैसियस स्टेट। क्लियर है मेरी बात? तो आप इस समय जो एनर्जी दे रहे हो, इस एनर्जी का नाम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या नाम है इसका बेटा जी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं सर? कल को अगर मैंने इसको लिखा वाटर इन गैस, वाटर इन गैस, और गैस से मैं इसको गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का नाम दे दूं? आंसर है बिग नो। क्यों? क्योंकि वाटर की जो नेचुरल स्टेट है दैट इज लिक्विड। तो आप एक मोल लिक्विड को बोलते हैं कि लिक्विड को एक मोल जो है इसको तोड़कर ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ देन इट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन पहली बात तो आप इसकी स्टेट को देखिए कि जिस कंपाउंड को आप उड़ा रहे हो टेम्परेचर देके, क्या एक्चुअल में उसकी स्टेट वही होती है? तभी आप उसको क्या बोलोगे बेटा जी? तभी आप उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल से दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। एक जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दूसरा जिसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन। दोनों एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। अंतिम मौका तुम्हारे पास सीखने का, इसके बाद इसको बोलूंगा नहीं भैया, तो बहुत बड़ा टॉपिक है जी। एक क्लोरीन गैस, क्या बोला मैंने? क्लोरीन गैस को तोड़ूंगा तो दो क्लोरीन एटम मिलेंगे ना, Cl2 है, तोड़ोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ Cl। इसका नाम होता है क्लोरीन का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी। यानी कि क्लोरीन की जो नेटिव स्टेट है दैट इज गैस, और आप गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा जी? गैसियस में ही कन्वर्ट कर रहे हो, एटम में, तो इसका नाम होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इस समय इसी को एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने? यस, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आयोडीन एक सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है, तो सॉलिड स्टेट से जब मैं उसको ट्वाइस ऑफ I गैस में कन्वर्ट करता हूं तो इसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अभी इस समय में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसको नहीं बोल सकता, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की कंडीशन है रिएक्टेंट भी गैसियस होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैसियस होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, नाम है क्लोरीन। मैंने बोला बेटा क्लोरीन Cl2 गैस में होता है और गैस में ही पाया जाता है, तो Cl2 गैस से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ट्वाइस ऑफ Cl में। क्या इसका नाम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा? द आंसर इज यस, इट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओवर देयर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज जस्ट इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑल्सो। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। लेट कैसे हो गई यार? एक्शन लड़ रही है क्या? अच्छा सब पीछे बैठ जाओ, तो बिठा लो भूमि। ये शब्द समझ में आए जो भी मैंने बोला? मैंने बोला तुम्हारे जीवन में अगर क्लोरीन एज ए गैस आता है और गैस में ही पाया जाता है, तो गैस को गैस में कन्वर्ट, देखो सुनो, आपने इसको मिक्स मत कीजिए, आप ऐसे समझो, अगर रिएक्टेंट गैस है और उसको कन्वर्ट आप कर रहे हो बेटा गैस में, तो इसका नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सीधी सी बात है। अगर आपका रिएक्टेंट की नेटिव स्टेट गैस है, नेटिव स्टेट भी गैस है, जैसे Cl2, जैसे Br2 लिक्विड होता है, Cl2 बेसिकली, तब आप उसको बोलो सर यहाँ पर एटमाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोथ आर सेम। मेरी बात पल्ले पड़ गई तारुष? अब बहुत ध्यान से देख करते, बहुत ध्यान से देख बेटा, इसको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो बाबू को समझना। पहले एग्जांपल से समझ ले, ये I2 सॉलिड है बेटा, कितने मोल है जी? 1 मोल। आप इसको तापमान दोगे, हीट दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ I इन गैस। ऑब्वियस है, एटम जब भी बनेंगे वो गैसियस स्टेट में ही बनेंगे। आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, तो हम लोग यही तो बताते थे, गैसियस न्यूट्रल एटम, जब भी एटम जोड़ा है तो उसको गैसियस जरूर रखा है साथ में, ठीक है। मैंने टेम्परेचर लेके इसमें कन्वर्ट किया, तो मैं कहूँगा सर इस समय जो इसकी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है या इस रिएक्शन का जो चेंज है, इसको मैं डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि I2 की नेटिव स्टेट भी क्या थी? सॉलिड। Cl2 गैस है और ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, मैं भी इसमें इस समय कह सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन जरा वाटर की बात कर लूँ तो वाटर सर लिक्विड में होता है जी, होता है लिक्विड में, एटम ही कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका नाम भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने वाटर गैस लिखा और इसमें गैस से मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या वाटर की नेटिव स्टेट, क्या वाटर की नेटिव स्टेट लिक्विड गैस होती है क्या? आंसर है नहीं।
का मतलब एटमाइजेशन एनर्जी के बराबर नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये निश्चित है, एक गैस से गैस में जा रहा है तो इस समय जो एनर्जी होगी उसी एनर्जी का नाम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। क्या आप लोग पकड़ पाए सवाल को? अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस एटम। ऑब्वियस है, फॉर दिस प्रोसेस यू हैव टू गिव द एनर्जी। और जब एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाती है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। क्यों रुद्रांश? गेम समझ में आया बेटा? अनदर डेफिनेशन, एक मोल स्टेबल स्टेट को कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट या गैसियस एटॉमिक स्टेट में। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक डेटा क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बेसिक से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ आ जाते हैं जिसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सीधा एग्जांपल पर चलते हैं। मैंने बोला भाई CH4 जिसका नाम है मीथेन। अच्छा, मीथेन का नेटिव बताइए पहले। मीथेन नेटिवली किस में पाया जाता होगा? आप कहोगे गैस, क्योंकि मीथेन इज ए गैस। आप लोगों ने पढ़ा है मार्स गैस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ऑन टेम्परेचर इट विल बी ब्रेक इन कार्बन एंड 4 ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा करने से जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन है क्या वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बराबर होगी? आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि जी मीथेन तो गैस में ही पाया जाता था नेटिवली, और गैस से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हियर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोथ आर इक्वल। दोनों ही क्या होंगी बेटा जी? सेम होंगी, इक्वल होंगी। बोलो ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट मैंने बोला बेटा सोडियम है, सॉलिड है। अब सोडियम की नेचुरल स्टेट क्या होती है जी? सॉलिड ही होती है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका नाम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो है, लेकिन मैं इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं कह सकता, क्योंकि सोडियम अगर गैस से गैस में जाता तब मैं कह देता भैया हाँ ये कंपाउंड जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलो गेम समझ में आ रहा है? इसका मतलब सोडियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वी कैन कैलकुलेट, बट वी कांट कैलकुलेट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो मीनिंग भी समझ में आ रहा है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम बॉन्ड डिसोसिएशन है। मिस्टी, सोडियम में कौन सा बॉन्ड है? फील हो रहा है? अकेला अगर सोडियम है तो भैया कहाँ से आया बॉन्ड डिसोसिएशन? तो इसका मतलब यहाँ केवल और केवल क्या रहेगी? एटमाइजेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज एटमाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वो लोग गेम समझ में आ रहा है? अंग्रेजी पढ़ देता हूँ। एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम अ गैसियस रिएक्टेंट और द सब्सटेंस इज ब्रोकन टू फॉर्म द गैसियस स्पीसीज। फ्री रेडिकल अभी समझ में नहीं आएगा, ऑर्गेनिक का एक पर्टिकुलर होता है तो अभी के लिए समझे गैसियस स्पीसीज है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मैंने फ्री लिखा है, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन, एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है गैसियस एटॉमिक स्टेट में, उसी का नाम क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, या मैं बोलूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं सभी बच्चों को? फिर मैंने आप लोगों से बोला है कि उसी केस में बॉन्ड डिसोसिएशन बराबर आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा जहां आपके रिएक्टेंट की स्टेट गैसियस। यही बात मैंने लिखी है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही सिंपल। अब आपकी इच्छा है आप इसको कितनी सुंदरता के साथ लिखते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने अभी आप लोगों को बोला। आज की क्लास का टास्क आपको दिखा देता हूँ। आज मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता, लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को सेम मान लेते हैं, तो मैं इसमें आपको डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा कब कौन क्या कैसे लगनी होती है। इसके बाद हम लोग जो है कैलोरीफिक वैल्यू पर बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल कर लेंगे, और फिर सवाल और सवाल और सवाल, और फिर आपको रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाएंगे बेसिक से, फिर क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस और फिर क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो कहने का मेरा मतलब है आज ये 3-4 टॉपिक जो भी हैं ये अपने कंप्लीट होने चाहिए। फिर एक ही टॉपिक रह जाता है जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बस। इसके अलावा जो है सारी चीज़ें यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। कृपया करके स्पीड में नोट करें भाई, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट के अंदर स्पीड में नोट कर दें। सजा सजा के लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा स्पीड में इसको बस नोट कर दें भाई। If any species has its state gaseous
देन बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब रिएक्टेंट गैसियस ही मिल जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोथ आर सेम। मिस्टी चलिए आगे। चलिए जी अगला पढ़ाते हैं बेटा जी, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट, इसके बाद जो है पढ़ाते हैं। मयंक तैयारी होगी बेटा? माधव, मयंक, ऋषभ, साक्षी, दिव्यांशा। हाँ दिव्यांशा तो आई हुई है, सही है। आगे बढ़े बेटा जी। बराबर होंगे भाई, टाइम नहीं दिख रहा तुझे? बैठ जाओ, सेकंड बेंच सबसे पीछे बैठ जा। चलो अब कैलकुलेशन वाला समय आया तो ये आ गया है ना, अब गलत कैलकुलेशन करेगा है। चलो बेटा इस बार सारे सवाल मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिए। चले भाई आगे, आगे बढ़े भाई। चलो इधर देखेंगे सभी। तो मैंने ऐसा माना कि फंडामेंटल बातें क्लियर हैं आप लोग। इधर देख रुकन, देख कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। आप लोगों से कोई पूछे डाया एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल, डायटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल का मतलब होता है जैसे H2, जैसे Cl2, जैसे Br2, जैसे I2 नहीं, क्योंकि I2 Br2 में तो लिक्विड लिक्विड स्टेट है ना। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया O2 गैस, N2 गैस, तो जब ये O2 को आप तोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ O बन जाएगा। इस केस में देवे ध्यान से सुनियो, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन ही किसके बराबर हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज वेल एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी। सर एक नई बात समझ में आ रही है कि बॉन्ड एनर्जी क्या चीज है। देखो कितना सिंपल है। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक पूरे मॉलिक्यूल की होती है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी बेसिकली एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली होती है। जैसे मैंने आपसे बोला, अभी समझाता हूँ। तो ऐसे ही अगले वाले केस में तो मतलब ये कहने की बात है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और वो बॉन्ड एनर्जी के बराबर होती है फॉर ए डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक O2 Cl2 Br2 I2 इस टाइप से N2। बट फॉर पॉलीएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल लाइक PCl5, लाइक CH4, लाइक अमोनिया, ये जो पॉलीएटॉमिक होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं, क्या उस केस में भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के बराबर होती है? देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। तो उस केस में क्या होता होगा? तो सर बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर दो ना। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो पूरे मॉलिक्यूल की है, और जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये एवरेज ऑफ मॉलिक्यूल की है। कहने का मतलब है एवरेज करना है आप लोगों को मॉलिक्यूल को। जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, अमोनिया गैसियस फेस में है, आपने टेम्परेचर डाला, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द N और थ्राइस ऑफ H, यस और नो, यानी कि आपने एक मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर दिया है ऑन गिविंग द हीट। तो इस समय जो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन है इट विल बी इक्वल टू अमोनिया, क्योंकि गैस में ही पाया जाता था इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों यहाँ पर क्या रहेंगी? बराबर। बट जो बराबर नहीं रहेगा उसका नाम क्या रहेगा बेटा जी? बॉन्ड एनर्जी। ऋषभ क्या नाम रहेगा बेटा इसका? बॉन्ड एनर्जी। तो सर बॉन्ड एनर्जी किसके बराबर होती है अभी समझाता हूँ। देखो अमोनिया ऐसा लिखा जाता है N, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से भी H, सही है। आप मुझे बताइए हाउ मेनी NH बॉन्ड इज देयर? तो आप कहोगे देयर आर 3 NH बॉन्ड। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अमोनिया जो टोटल आई होगी, और उसको डिवाइड कर देना है किससे बेटा जी? 3 से। देन इट विल बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? जैसे मैंने बोला CH4 को तोड़ोगे तो 1 कार्बन और 4 क्या मिल रहे हैं? हाइड्रोजन। तो इसमें एटमाइजेशन तो बराबर ही होगी, क्योंकि मीथेन तो गैसियस में ही पाया जाता है और गैस में ही कन्वर्ट कर रहे हो। जब गैस से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसी का नाम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होता है, लेकिन इट विल नेवर इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी खेल है एक बॉन्ड का। इसका मतलब आप क्या कहोगे? सर CH4 के अंदर 4 CH बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय 4, देन इट इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। इज इट ओके? क्या गेम समझ में आया सभी बच्चों को?
चलो सर मैंने मान लिया, जो आपको समझ में आना चाहिए था वही आया। मैंने लिखा है इट इज वैलिड ओनली फॉर मॉलिक्यूल हैविंग सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। कितनी सुंदर बात बोली है इन्होंने। बोला है जो तुम कर रहे हो ना, ये बात तभी तक वैलिड है अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ गया P डबल बॉन्ड हो और Cl2। इसमें मत कर देना कि नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर दो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस में नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन बहुत है सर, कि सर हर बॉन्ड की अपनी एक एनर्जी है, हर बॉन्ड की एनर्जी एवरेज नहीं की जा सकती, कहने का कंसर्न ही है, ठीक है ना भाई। जब सेम टाइप के बॉन्ड है तो आप डिवाइड बाय 3 करके डायरेक्ट एनर्जी को एवरेज कर रहे हो, लेकिन जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन अलग अलग हो जाएगा तो आप सीधे नंबर से डिवाइड करके आप उसकी एनर्जी को एवरेज नहीं कर सकते। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो सर इसको एक बार स्पीड में नोट कर लेना। मैंने नीचे जो लाइन लिखी है, इट इज वैलिड ओनली व्हेन वन टाइप ऑफ बॉन्ड आर देयर। थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे क्योंकि मुद्दा आज की क्लास का सवाल है। वीर तैयारी होगी पेपर की? पक्का? तुक्का मत लगाइयो, और ज्यादा तुक्का लगाने हो तो सी पे लगाइयो ज्यादा, ठीक है। चलें आगे। 11th-12th में पढ़ने के बाद ना, जब घोर प्रैक्टिस होती है तो उसके बाद 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेता है बच्चा और 2 में तुक्का लगा देता है, तो 50% तो तुक्का काम कर ही जाता है ना। ए या तो सी होता है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है। अगर मान लो जेई मेंस लेवल है तो ए बहुत कम होगा, ए बहुत कम होगा। एडवांस का लेवल है, मतलब ये कहना मतलब थोड़ी सी वो हो जाएगी, टीचरों को गरिमा देती नहीं ये सब बातें बोलना कि भाई ए सी बता रहा, देख क्या बता रहा है ये आदमी, पढ़ने की बात करनी चाहिए, क्या बता रहा है, तुक्काबाजी। लेकिन देखो रूल तो लग जाते हैं, हिट एंड ट्रायल। एक वो कॉमेडियन है ना, कॉमेडियन कह रहा हूँ, वो तो कुछ और ही है, समय रन रहना रहा उसका वो मुझे याद आ रहा है। वो कह रहा ना कि जेईई मेंस में मैंने सोचा भाई ये तो मजा आ गया यार, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर गलत तो 1 नंबर माइनस में लेके आ रहा है, वो है माइनस में नंबर लेके आ रहा है। तो कौन सा प्रिंट एनर्जी इंजीनियरिंग मिली है, क्या होता है उसमें, फोटोकॉपी निकलवाते हैं। चले आगे बताते हैं इस एंगल पे फोटोकॉपी अच्छी निकलेगी। कोर्स भी मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा 25 से 30 साल की उम्र तक ना अपने स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, जो मुझे लगता है। मोर स्किल्स मोर मनी। तुम लोग केवल पैसे के पीछे भागते हो ना, सही है, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़े। देखो यार जी, एक्चुअली क्या छोटे, अभी तुम हालांकि छोटे नहीं हो, छोटे बच्चों को तो ज़्यादा मोरल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोरलिटी सिखाते हैं। बेटा ऐसे कर लो, तू मत सुन बातों को, ठीक है। जो है ऐसे कर लो वैसे कर लो, जीवन में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही 12th पास हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो पता लगता है पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे होते हैं तो लगता है भैया जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, सही बता। बड़ा होकर जस्ट उल्टा लगता है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि यार छोटे ही ठीक थे यार। तेरे कुछ ज्यादा आ रहे होंगे, इतने भी मजे नहीं है यार, छोटेपन में कोई भी थपड़ा देता तो नहीं। चले आगे बेटा, ये लास्ट लाइन मैंने लिखी है वैलिड वाली, वैलिड ओनली व्हेन वन टाइप ऑफ बॉन्ड आर देयर। आगे बढ़े बेटा जी, दिव्याना आगे बढ़े बेटा।
पेपर ठीक हो गया, पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से इस बार। पास हो जाऊंगा, बोला अच्छे नंबरों से पास है, मैं पास हो जाऊंगा सर। सही है, पूरा 18 वाला एटीट्यूड है इसका ना। चले भाई आगे। कल डीपीएस वालों का एग्जाम है केमिस्ट्री का, अच्छे से पेपर दें भाई, घबराए ना, अच्छा ही होगा पेपर। हमारा भी है, ले लेना। चलिए बेटा बातें नहीं अब प्लीज बच्चों। मैंने आप लोगों से बोला जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है जिसका नाम है CV, ये बराबर होती है किसके बेटा जी, डेल्टा H ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आप लोग जानते हो ना, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। और आप अगर लगे आते एक सवाल कर ही दें तो क्या दिक्कत है बेटा जी, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी सवाल। लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो दिखाई दे रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6। इथाइन क्या होता है, C2H2R। इथेन होता है -341.1। ये एनर्जी दे रखी है इसकी कंबशन की, और ये एनर्जी दे रखी है इन्होंने 310 किलो कैलोरी पर मोल, और ये दे रखा है इन्होंने किलो कैलोरी पर मोल। आपसे पूछा हुआ है विच फ्यूल इज बेटर। तो यार एक बात बताऊं मैं आपको, माइनस को तो टिपिकली इग्नोर करना है, आपको माइनस को इग्नोर करना और क्या कैलकुलेट करना है बेटा जी, डेल्टा H ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। आप दोनों का देख लीजिए, आई थिंक ये वैल्यू आ रही है कितनी बेटा जी, -341.1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस विच इज 3030। यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो -310 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर 12 दूनी 24। अच्छा कौन सी वैल्यू ज़्यादा, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये क्या मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, माइनस में ज़्यादा। सुनो, या माइनस प्लस मत लगाना, माइनस में ज़्यादा का मतलब है रिलीजिंग एनर्जी है, वो माइनस इसलिए क्योंकि रिलीजिंग एनर्जी है। यही रीजन है कि सवाल का सही उत्तर हो जाएगा इथाइन बढ़िया अच्छा, या मैं कहूँ अच्छा फ्यूल है। जो आपने लिखा हुआ है ना उसके बाद ये क्वेश्चन छाप लो पहले, जो आपने अभी लिखा है उसके बाद ये क्वेश्चन छाप लो पहले। चलो चलो आगे देखेंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करेंगे सभी से। अब इसके बाद हम लोग जो मूव करते हैं वो फिर से उसी डेटा पर आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे अब इसको। आप जानते हो किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी CV पर ही डिपेंड करता है, यानी कि कैलोरिफिक वैल्यू कितनी है। अब यहाँ इस डेटा के अनुसार बताया गया कि जो H2 नाम का फ्यूल है वो बेस्ट फ्यूल है। मैंने आपको बोला है कि H2 फ्यूल कहाँ यूज होता है, तो एक कंपाउंड है, एक सेल है जिसका नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के अंदर H2O2 सेल को हम लोग जो है यूज करते हैं। एक है मेरे पास CH4 यानी कि मीथेन, ये बेस्ट फ्यूल है अमंग द ऑल हाइड्रोकार्बन, इथेन इथाइन ब्यूटेन में सबसे अच्छा फ्यूल है दैट इज मीथेन। और अगर मैं बात करूं कि CV इजकल टू किसके बराबर हो जाता है 55.5, इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी है, आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रहना चाहिए कि सबसे बेस्ट फ्यूल जो है वो H2 है। और हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो सबसे बेस्ट फ्यूल है आप लोगों का मीथेन। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इन सभी केसेस में आपने एनर्जी दी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसीलिए ये प्रोसेस कैसी होती होगी बेटा जी, इट इज एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस है बेटा जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब पांचवी बात बताने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने लिखा है यहाँ बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज एवरेज आंसर ऑफ सेम टाइप ऑफ ए बॉन्ड। क्या ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग कह रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी है
वो किसके बराबर होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। वही बात इन्होंने लिखी है बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हम लोग कभी भी बॉन्ड डिसोसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी, ये बात आप याद करो, मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताई थी, हर केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है एक्सेप्ट दो केस। पहला केस कंबशन, दूसरा केस बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जब मैं बोलता हूं तो रेजोनेंस एनर्जी उसी का पार्ट है, तो रेजोनेंस एनर्जी में भी ऐसा ही देखा जाता है, राइट। तो बेसिकली जब मैंने इसको बोला है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सीधा सीधा रिलेशन आपको लर्न करके रखना है। एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए एक बार दोबारा से इसको लिख देता हूँ, बहुत ही सुंदर। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे जल्दी से। ये यहाँ पर ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है बेटा जी, और H2 के साथ इन्होंने रिएक्शन कर रखी है। यहाँ से H है, ये C है, और ये H है, और ये भी H है। ये सिंगल बॉन्ड है, C है, ये H है, और ये H है, और ये H है। ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है बेटा जी? गैसियस स्टेट। ये भी कौन सी स्टेट है जी? गैसियस स्टेट। ये भी कौन सी स्टेट है जी? गैसियस स्टेट। आप लोगों से पूछ रहा है डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ध्यान से सुनो। बॉन्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो समझदार बच्चा ना इसको बार बार 36 बार नहीं लिखता, वो कैसे खेल खेलता है, ध्यान से देखो। आप देखो यहाँ CH बॉन्ड कितने हैं, चेक करके बताओ। CH 1 2 3 4। अच्छा प्रोडक्ट में कितने हैं जरा चेक करके बताओ? 6। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं बार बार क्या लिखूं, यहाँ 4 लिखूं फिर वहां 6 लिखूं। जब मुझे माइनस ही करना है तो क्यों ना मैं लिख दूं कि ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना में जवाब दो। जो मैंने किया अभी समझ में आया? बेटा यहाँ 4 बॉन्ड थे, वहां 6 बॉन्ड थे CH। मुझे दोनों के माइनस करके तो एनर्जी निकालनी है। CH की एनर्जी फिक्स होती होगी, तो इसका मतलब क्यों ना मैं डायरेक्ट लिखूं भाई रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो माइनस में मैंने लिख दिया ये टर्म। बोलो गेम समझ में आया? इसके अलावा जी, इसके अलावा और देख लेते हैं सर। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं जी? C डबल बॉन्ड C के बॉन्ड कितने हैं? 1। और यहाँ तो ये ऐसा बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा जी एक बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? से यस और नो। अब इसके बाद बेटा जी और कुछ रह गया इसके अंदर? आप बोलोगे नहीं सर, केवल और केवल H2 रह गया। तो मैं बोलूंगा प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H। मान लो ये 3 होते तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता। गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो इसके बाद मुझे बताइए यहाँ क्या क्या बच गया जी? H का काम हो चुका है, तो केवल एक ही चीज बची हुई है मेरे हिसाब से, एक है यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मेरी क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर है? सर ये वैल्यू पेपर में गिवन होगी, ये वैल्यू पेपर में गिवन होगी, ये वैल्यू पेपर में गिवन होगी, ये भी वैल्यू पेपर में गिवन होगी। सारी वैल्यूज को पुट करके वी कैन कैलकुलेट द आंसर इन किलो कैलोरी जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना सिंपल पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। पता एक समस्या है क्या? मान लो किसी भी कारण से यहाँ लिक्विड आ गया। क्या आ गया? लिक्विड। तो अब लिक्विड को पहले गैस में कन्वर्ट करके लिखना होगा, और उसके लिए एक एनर्जी यूज होती है जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। याद करो, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तभी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मान लो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना होता तो फिर बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये डेटा सारा पेपर में गिवन होता, निश्चिंत रहना, ठीक है? बस इसको नोट कर लो अभी, बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये पेपर में डेटा गिवन होता है, मैं अभी करा रहा हूँ इस पर बेस्ड सवाल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ आप क्वेश्चंस को देखें, समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ जाएं।
भाई आगे बढ़े क्या? थोड़ा धीरे नोट कर रहे हो भाई आप लोग, जो मुझे लग रहा है। तो नोट किया बेटा? का पेपर फ्री, पेपर से फ्री हो गए अभी? अभी एक और है। अब कोई पेपर तो नहीं है भाई? कल लास्ट है तुम लोगों का, बस फिर हाफ ईयरली से फ्री बच्चे हैं ना, दोबारा बोर्ड पर, मतलब पढ़ने वाले मोड पर। हाफ ईयरली बच्चों को डिस्टर्ब कर देता है यार स्कूल में, मतलब ये तो होता है। नॉन अटेंडिंग बेस्ट है, पर बेस्ट भी नहीं है। ऐसे बच्चों की जो खुद से नहीं पढ़ते उनके लिए बड़ी दुविधा है नॉन अटेंडिंग। वेदांश आगे बढ़े बेटा। फिल ही नहीं होते यार, एमवीएन में हर वीक तो टेस्ट होता है। चलिए, अच्छा एक सवाल आ गया, सुन ले, सुन बेटा। ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। सर मुझे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो मैं कहूंगा जी इसमें एच एच में तो एक ही बॉन्ड रहेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा ट्वाइस इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच। सही लिखा हुआ है बेटा जी? प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कितना बेटा जी? ओ डबल बॉन्ड ओ। ये वैल्यू गिवन होगी पेपर में, टेंशन मत लेना। माइनस क्या लिखना पड़ेगा? ट्वाइस इंटू, देखो ये लिक्विड दे दिया, पहले भाई को आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, प्लस अब एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है दैट इज एच ओ एच। सुन ले यार, इसमें एक ओ एच बॉन्ड और ये दूसरा ओ एच बॉन्ड। हाउ मेनी ओ एच बॉन्ड्स आर देयर? 2। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 ओ एच बॉन्ड होते हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए अंदर कितने ओ एच बॉन्ड हुए? 4 ना, तो 4 ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ एच बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आया क्या? इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा पक्का। अभी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज गिवन होती तो खत्म हो जाता सवाल। यहाँ आ जाते हैं बेटा, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसको कौन नहीं जानता? काफी लोगों का सुबह और शाम का स्वीट डिश है ना। चलो सहारा है ये, सुन ले। थ्राइस ऑफ O2, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, पता हो तो ज्यादा अच्छा है भैया। थ्राइस ऑफ HOH, ये सेंस है ना भाई। तो मेरा तो सीधा सीधा सा कहना है कि लिक्विड है, तो मुझे जो रिएक्टेंट साइड में लिखना चाहिए वो क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लस बॉन्ड एनर्जी। बेटा जी कितने की करनी पड़ेगी यहाँ से? बॉन्ड एनर्जी कार्बन और हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, प्लस बॉन्ड एनर्जी की इसकी कार्बन कार्बन की मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, प्लस बॉन्ड एनर्जी कौन एक सीसी। एक मिनट रुकते जाओ भाई, रुक तो जा। मैं ये कह रहा हूँ कार्बन कार्बन लिखा है मैंने। अच्छा ये वाले ये 5 है तो ये 1 है, ठीक है बेटा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? कार्बन O का 1, और यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी एक और आ जाएगी हमारे पास O और H की। तुम लोग भावना को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? प्लस थ्राइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसकी बेटा? O डबल बॉन्ड। देख रहे हो कितना बड़ा सा बन गया, लेकिन ये रिएक्टेंट ही है बस। अब यहाँ माइनस करना पड़ेगा बेटा जी प्रोडक्ट वाली को, तो ये इसको क्योंकि गैस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिखेंगे 4 टाइम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट? सी डबल बॉन्ड O। इसका काम हो गया बेटा, प्लस
3 टाइम ऑफ लिक्विड से पहले गैस में करना पड़ेगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, प्लस 6 हमारे पास चाहिए क्योंकि दो एक में दो होते हैं ना बेटा, OH बॉन्ड OH OH, तो 6 हो जाएंगे बेटा, 6 ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट OH बॉन्ड। तुम भावनाओं को समझ पाए नहीं समझ पाए? पक्का? इतना सब बड़ा बूढ़ो करने के बाद जो है आप लोगों का आंसर निकल के आता है, और बेसिक है, आसानी से बात जो है समझ में आ जानी चाहिए। अगला सवाल अपना फेवरेट है बेटा जी, बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे सभी। सी, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पर मॉलिक्यूल या पर मोल ऑफ आइसोप्रीन। एक ना आइसोप्रीन नाम का क्या होता है मेरे पास, मोनोमर होता है। क्या होता है? मोनोमर। मोनोमर जानते हो? जैसे इथीन, आप गए हो ना शॉप पर, पॉलीथीन पकड़ते ना, पॉलीथीन क्या बोलते हैं उसको? पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बोल देते हैं कुछ तो, पॉलीथीन। इट्स नॉट पॉलीथीन, इट इज पॉली इथीन। इथीन का ही तो है वो पॉलीमर। इथीन के मॉलिक्यूल छोटे 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 आपस में मिलके क्या बना देते हैं बेटा जी? पॉली इथीन बना देते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है? इट इज नॉट पॉलीथीन, इट इज पॉली इथीन। आइसोप्रीन, और इससे बना दिया आप लोगों ने नियोप्रीन, या मैं बोलूं आपने इसकी पॉलीमर फॉर्म और मोनोमर फॉर्म को देख रहे हैं। मेरा मुद्दा बस इतना था, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉन्ड एनर्जी। तो देखो बहुत आसानी से मैं इसको सिखा रहा हूँ, आप लोग आसानी से ही सीखना। ज़्यादा दिमाग में प्रेशर रखोगे तो निश्चित है ये उड़ जाएगा दिमाग से, समझ में आएगा। और मैं आज इसलिए इस टॉपिक को धीरे भी पढ़ा रहा हूँ, और धीरे पढ़ाता हूँ तो तुम लोगों को ज़्यादा भी समझ में आता है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेज पढ़ाता रहूँगा। देखो क्योंकि मैं सिलेबस को जान रहा हूँ भाई। CH डबल बॉन्ड C, आप जान रहे हो बेटा ये एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है जी। तो C डबल बॉन्ड C कितने नजर आ रहे हैं मुझे बेटा जी? 2। मुझे यहाँ पर कितना C डबल बॉन्ड C नजर आ रहा है बेटा? 1। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अर्थात प्यारे बच्चों, मैं तुमसे पूछूं कि लेफ्ट और राइट को अगर मैं माइनस कर दूं तो बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C की एक तरफ आ रही होगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अब कॉमन बात हटा लेते हैं। देखो कार्बन और H2 का बॉन्ड यहाँ भी और यहाँ भी है भाई, कॉमन हो गया ना ये तो ये जो भी कैलकुलेट करोगे माइनस ही हो जाना है। क्या कैलकुलेट करना फिर? यस और नो? ऐसे ही इस वाले कार्बन पर आ गए, इस कार्बन के बाद बेटा जी ये CH3 वाला कॉमन हो गया पूरा का पूरा, इवन ये हाइड्रोजन भी कॉमन हो गया, इवन ये H2 भी क्या हो गया दोस्त? कॉमन ही हो गया। जो कॉमन नहीं है उसके बारे में बात कर लेते। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड C, यहाँ 1 है, और यहाँ C सिंगल बॉन्ड C कितने? 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2, और आधा आधा, ये सीखना था। आई बात समझ में बेटा जी? आधा आधा बॉन्ड है, यानी कि आधा हाफ इधर आधा हाफ इधर, तो 1 बन गया। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ 3 आ रहे हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड 1 आ रहा है, तो ऑब्वियस है मैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने सिंगल बॉन्ड मानकर चलूंगा ना। तो यानी कि ये एनर्जी मेरे पास अगर हो तो मैं माइनस कर दूं 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C। अच्छा ये सवाल PYQ है, आप कहो तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखकर बता देता हूँ, ठीक है ना? एग्जैक्ट वैल्यू देखकर बता देता हूँ, आप यकीन नहीं करें। बेटा बातें नहीं प्लीज। बेटा जी आपको ये वैल्यू गिवन थी पेपर में, सुन लो, ये वाली जो वैल्यू है ये गिवन है भाई पेपर के अंदर 590 किलो जूल पर मोल, और ये जो वैल्यू है ये गिवन है 331। जो आंसर इसका आ जाएगा हो जाएगा -72 किलो जूल पर मोल। क्या ये गेम समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बताओ, आसान है ना? एक वो YouTube पे वो भी तो है कुछ
एक इन्फ्लुएंसर टाइप का आदमी संदीप महेश्वरी, वो भी कहता ना आसान है, वो आसान क्या बोलता, लाइफ आसान है क्या बोलता है वो, आसान है ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना। नियोप्रीन CH2, ये N टाइम्स CH2, क्या, हाँ ये वैल्यू गिवन होती है, ऊपर इक्वेशन भी गिवन होगी, सब कुछ गिवन होगा एक्सेप्ट कैलकुलेशन। अभी मैं सवाल कराता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, टेंशन ना लो, वैसे आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक दो सवाल कर लोगे कार्तिक तो इससे आपका। कुणाल तू क्या कर रहा भाई ऑनलाइन, कुणाल डू भाई ऑनलाइन क्यों है यार, बता तो सही, पेपर चल रहे हैं इसलिए, फिर मैं बोल दूंगा तुम लोगों को बुरा लग जाएगा यार। बोल दूं, क्या बोलते हैं उनको, कायर होते हैं जो पेपरों में छुट्टी कर लें भाई, का एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड है ही नहीं। कुछ बच्चे ऑनलाइन आ जाते हैं, हाँ कल चलो बेटा बातें नहीं भाई, जिनके पास मेडिकल है वो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपकी एज 17 साल से कम रही तो मेडिकल एंट्रेंस में आप लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। कम रही जब आप 12th पास कर रहे हो और 17 साल से या 17.5 साल से कुछ उसका होता है, तो देख लेना एक बार नॉर्म्स। एक साल पूरा वेट करना पड़ गया था, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, इस साल पेपर देगी वो, कीर्ति नाम था उसका। हाँ अरे ऐसा हुआ उसके साथ, उसने पेपर दे दिया, एडमिट कार्ड में क्या दिक्कत है, आ गया नंबर, आ गया 612 613 नंबर आ गया, सेक्टर 3 पढ़ती थी मुझसे, अब एडमिशन ना हो, क्यों, क्योंकि एज ही नहीं है, डॉक्टर बनने की एक एज है उसमें 12 और जोड़ दो। तू मुझे लग रहा है संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के आया है भाई। मेरी एक बात सुनो, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, चाहे 12 चाहे 20 साल लग जाए। एक बात बता, कल को तेरी तबीयत खराब होगी, कौन से मजदूर मतलब किसके पास जाएगा, नहीं जाना पड़ेगा ना भाई डॉक्टर्स के पास ही। आप अगर ये चीज़ कर दोगे तो आने वाली जनरेशन, आपने देखा आपके स्कूल में 2 नॉन मेडिकल के सेक्शन होंगे तो 1 मेडिकल का बनता है, पहले से रेशो कम है, और रेशो कम है, रेशो कम होने के अलावा ये सब नेगेटिविटी और डाल दोगे बेचारों के दिमाग में तो और नहीं लेंगे। देखो मेडिकल का कितना बुरा हाल है बेचारों का, बात सही है लेकिन सबको नहीं बतानी होती चलो बस बस बस, नो मोर डिबेट। सुनो भाई इधर आओ भाई, मेडिकल लेनी चाहिए, आने वाली जनरेशन को मेडिकल लेनी चाहिए, मेडिकल का आने वाला समय बूम होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिकल लाइन से जो बच्चा पढ़ है भाई, मैं एक बात बताऊं, मैंने नॉन मेडिकल धक्के से ली, मतलब सच्ची बात तो बताऊंगा अभी, रुको, बताया नहीं मैंने तुम्हें कहानी वाली, बताता हूँ, चलें आगे। भाई मैंने 10th क्लास में, मैं पढ़ता तो बहुत कम था, तो जो है कह रहा है, क्या कह रहा है, झूठ बोल रहे हो, नहीं सच्ची बता रहा हूँ थोड़ा, अच्छा हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, सच, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शैतान था यार। मतलब मुद्दा ये है कि मेरे घर वालों ने मुझे प्लानिंग करके कोटा भेजा था कि इस बहाने से इसकी दोस्ती, मतलब हर दिन लड़ाई करता था, मतलब गैंग बना रखी थी, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग तो बहुत शरीफ हो, प्रॉपर, मतलब नाम नहीं बोलना चाहिए ऐसे किसी को टारगेट करते हुए, पूरा गैंग थी भाई साहब। उस समय मूवी आती थी तेरे नाम, का चल रहे हैं, मतलब बहुत बुरा हाल था यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब अब सोचता हूँ ना कि मैं 10th में कैसा था यार, मैं गंदा सा, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब हद ही थी।
तो डेली पिट रहे हैं, डेली पीट रहे हैं, उनसे उस गैंग से लड़ाई हो रही है, उसमें मतलब छोटे छोटे बच्चों वाली जो होती है। धीरे 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 घर वालों को समझ में आ गया अब ये पढ़ेगा नहीं। ऑल तो नंबर मेरे आ गए थे 10th में, आई थिंक 94 या 95% थे। नंबर उम्र में कभी कमजोर नहीं रहा, पढ़ लेते थे जल्दी जल्दी, ऐसे वाला था, ब्रेन ठीक ठाक था। और मैंने आपको बता रहा है 10th तक जो बच्चा बहुत ज़्यादा खेल कूद में रहता है ना, उसका ब्रेन शार्प मिलेगा। आप देख लो अपने आसपास किसी भी स्टूडेंट को उठा के देख लेना जिसका स्पोर्ट्स अच्छा हो और वो कमज़ोर मिल जाए दिमाग से, बहुत रेयर है। मतलब ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कम मिलेंगे ऐसे डेटा। 10th के बाद जब कोटा चले गए तो वहाँ समझ में आए औकात क्या है। पहले तो ये लगता था कि यार गरीबों में राजा, ऐसे लगता था ना। और मतलब तुम सोचो कोटा जाके मुझे अपनी औकात समझ में आई कि यार ये तो हम कुछ भी नहीं है यार। और दोस्तों से सर्कल अलग हो गया। मतलब 5-7 दिन तो मेरी ऐसी स्थिति थी मैं पढ़ूंगा ही नहीं। घर वालों को बोलते लेने आओ मुझे, फिर घर वालों ने लेने आओ मुझे, फिर मुझे समझ में आया फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो थे नहीं। फिर समझ में आया यार लोन वॉन पे तो तू वैसे ही पढ़ रहा है और तू फिर पेरेंट्स को बुला लेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। धीरे 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 पढ़ना शुरू किया। और उससे पहले की जर्नी ऐसी है कि मैं कॉमर्स लेना चाहता था और मेरे फादर चाहते थे कि मैं मेडिकल लूँ। मेरी मदर चाहती थी कि नॉन मेडिकल ले ले, मेरा बड़ा बेटा भी इंजीनियर है, ये भी इंजीनियर बन जाएगा। उस समय इंजीनियर की औकात होती थी, आई बात समझ में? उस समय औकात होती थी इंजीनियर की। अब तो जैसे ऐसे पत्थर मारोगे तो सीधा इंजीनियर के लगेगा। अब तो ऐसे ऐसे कुछ भी चीज किसी के भी बाहर ऐसे ऊपर से मारोगे तो पूछोगे कौन है बेटा, बोलोगे इंजीनियर। तो वैसी हालत है, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम थे और उनमें भी डोनेशन जाती थी। सोचो प्राइवेट के लिए डोनेशन, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो प्राइवेट वाले कहते हैं भाई फ्री में पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो हमसे, ऐसी स्थिति है अब। तो पहले सबसे पहले दिन मैंने अपनी मन की इच्छा पूरी की, मैं कॉमर्स में बैठा। एक बड़ा रीजन ये भी होता है, जैसे आपका कोई छोटा भाई हो ना, आप देखना वो तुमसे हमेशा डरता रहेगा क्योंकि तुम इस समय पढ़ रहे होंगे, 11th-12th का पीरियड होता पढ़ने का। मेरे ब्रदर 12th में थे और मैं था 9th-10th में। तो मुझे लगता था यार इतना पढ़ते हैं यार, ये इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा इतना। इस डर से मैं नॉन मेडिकल मेडिकल से भागता था। ब्रेन तो वही था कि जैसा होता कॉम्पिटेटिव वाला। कॉमर्स में मुझे 2 दिन में समझ में आया मेरे गुणा भाग से ही बाहर है, ये ऐड कर लो। एक दिन उसने टीचर ने बता दिया मुर्गे खरीद लो, ये तुम्हारा असेट है। वो इतने पता नहीं क्या क्या बताने लगा। मैंने पागल आदमी क्या कर रहा है, ये खरीद लो फिर इसको ये बेच देना। और मुझे तो बेचने से बड़ा डर लगता है। जो चीज़ मैंने अपने जीवन में गांठ बांध रखी है, खरीदनी तो खरीदो ना, रखो उसको, बेचना क्यों है, ऐसा वाला सेंस था उनको। तो डेली खरीदो डेली बेचो, इसमें माइनस कर दो इसमें प्लस कर दो। ऑल्दो कॉमर्स का अपना अलग ही विज्ञान है भाई, वो बहुत जरूरी है, आना चाहिए लाइफ में कॉमर्स का विज्ञान। लेकिन जो है मेरे नहीं आया समझ भाई। फिर उसके बाद में बैठा, क्या करी पापा वाली बात मानने की, मेडिकल ले लेते हैं। और मेडिकल में पहली क्लास बायो की, और मुझे याद है सर थे दिवाकर नाम था, अग्रवाल स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने एक पूरा आए पूरी 1.5 घंटे क्लास में पूरा एक बोर्ड भर दिया बस, और उसमें बढ़िया चित्रकारी पेंटिंग और लाल पीला, ये हमारा ये है ये वो है। भाई ये भी समझ से बाहर है भाई। एक तो बहुत बड़े बड़े नाम होते थे, मैक्टोपलस नर्व, पता नहीं उल्टे सीधे नाम होते थे, तो वो तो समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में जो है एक टीचर थे संजय श्रीवास्तव नाम है, आज भी उसी स्कूल में है वो। तो जब मैं क्लास में गया, मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ा, बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छे टीचर, आज ही मिल जाते हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है मेरा उनका देख के। बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते थे। वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के बाद जो है 1-2 सवालों के मैंने आंसर दे दिया। बस वो ऐसे थोड़ा बिहार से थे, उनका एक्सेंट, अरे लड़का बहुत तगड़ा ये वो, उन्होंने मुझे चढ़ा दिया। जाते हुए स्कूल से जब बाहर जा रहे थे तो उन्होंने, मैं जा रहा था, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी में डिग्गी में से एक ML खन्ना किताब होती है बेटा, इतनी मोटी किताब होती है ML खन्ना, आपने पढ़ी है ML खन्ना? आज भी IIT में जो बच्चा ML खन्ना लगा लेता है उसका काम हो जाता है। 10 थीटा के आई थिंक 22-23 फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें, 10 थीटा के, मुझे इतना याद है। इतनी मोटी किताब उसने मेरे हाथ में थमा दी, तू तो IIT है ना बेटा। और मेरे को लगा भाई ये तो बताओ इतना बड़ा टीचर खुश हो रहा है मुझसे, तो इसका मतलब कुछ है। उस बहाने से ले ली नॉन मेडिकल, नहीं तो मेडिकल लेता तो सही रहता। चले बेटा आगे आगे बढ़े, इधर आ जाओ भाई। ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, ये CH है और ये C है, और ये है यहाँ पर H2। बेटा बातें नहीं प्लीज, यहाँ से H है, ये C है, ये C है, ये H है, ये डबल बॉन्ड है, C है, ये H है,
और ये H है। बेटा स्पीड में सवाल का आंसर मुझे बता दो। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, थोड़ा स्पीड में। एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन स्पीडली, वैल्यूज आर गिवन टू यू। जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलें भाई आगे चलें। -40 आ रहा है, लगता है जैसे सही है। आइए भाई, जिनसे नहीं हुआ वो देखो भाई, टाइम अप, इतना समय थोड़ी लगता है भाई। देखिए भाई, आप मुझे बताइए यहाँ पर CH बॉन्ड कितने हैं? एक ये और एक ये। यहाँ कितने नजर आ रहे हैं बेटा? 4। तो भाई मैं तो एक काम कर लेता हूँ पहले, मेरा तो सीधा सा उद्देश्य है, बीच में माइनस लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा रिएक्टेंट और यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? अब प्रोडक्ट में मेरे पास दो क्या है बेटा जी? CH के बॉन्ड है। 2 CH बॉन्ड का मतलब हो गया 98 × 2। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? प्लस अब यहाँ पर मैंने देखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एक है जी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मतलब तो यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए, ये वाला, दैट इज 198। 198 प्लस H2 यानी कि एक है यहाँ HH बॉन्ड, दैट इज 103। और यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की केस एक ही है, दैट इज 145। यहाँ से आंसर आ जाएगा -40। जो भी आंसर आ रहा है ये किलो कैलोरी में आ रहा है, किलो कैलोरी पर मोल। बोलो गेम समझ में आया क्या? स्पीड में नोट करें, अगला सवाल करें। अगले का आंसर बता। हाइड्रोजन नहीं है, वो X2 है। ये 1:1:0.5 है। 1:1:0.5। -200 आ रहा है, गलत आ रहा है जी। ना 200 है, ना 100 है, ना -200 है, और सोचो सर। तो प्लस में है वैसे। देखिए पहले सवाल को पहले फील करना पड़ेगा बेटा। उन्होंने बोला है बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY, X2 एंड Y, और बोला हुआ ये सभी डायटोमिक है, आर इन द रेशो। किस रेशो में है बेटा जी? 1:1:1/2। फिर बोला हुआ है डेल्टा H ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ XY इज गिवन टू यू, ठीक है। और आप लोगों से पूछा हुआ है फाइंड आउट द बॉन्ड एनर्जी। मेरे भाई मुझे एक बात बता दे, XY की फॉर्मेशन गिवन है, तो भाई ये किससे मिलकर बना होगा? X2 और Y2। और ऑब्वियस है इसको 1/2 करना पड़ेगा, इसको 1/2। दे आर गैसियस एटम, तो गैसियस बना दो जी इसको। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब मैं आप लोगों से छोटी सी एक बात पूछ रहा हूँ, इसका फॉर्मेशन गिवन है, तो मतलब डेल्टा H की वैल्यू गिवन है ना आपको, और आप लोगों से पूछा है बॉन्ड एनर्जी की टर्म में आंसर बता दो। देखो कितना सिंपल हो गया सवाल। सुनो पहले एक बात सुनो ध्यान से, बस अब हो गया तुम्हारा, ध्यान से सुनो। इस X2 का अगर मैं रेशो पूछूं आपसे, तो X2 का रेशो क्या है? X यानी कि 1 ही है ना रेशो। इसके रिस्पेक्ट में जो Y2 है वो कितना है बेसिकली? दैट इज 1/2,
यानी कि इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, x/2। नहीं आया समझ में, ये खत्म बच्चों। इन्होंने बोला 1:1:1/2, और 1 में कौन है बेटा, पहले 1 में xy है, दूसरे में कौन है बेटा जी x2 है, तीसरे में कौन है बेटा y2। तो x2 और y2 का रिस्पेक्ट में इसको मैंने x मान लिया, तो इसको x/2 नहीं मानना पड़ेगा, बताओ भाई, क्योंकि इस रेशो में लिया इन्होंने। फिर इन्होंने बोला है ये xy का रेशो क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, जो कि गिवन है बेसिकली, कितनी गिवन है जी, -200। ये बराबर होती है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो कि x है। लेकिन याद रहे इसको डिवाइड बाय कितना करना पड़ जाएगा बेटा, 2, क्योंकि स्टीशियोमेट्री कौन याद रखेगा, तो हाँ या ना। इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/4, और माइनस करना पड़ेगा मुझे केवल और केवल x। यहाँ से यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आई थिंक ये वैल्यू आनी चाहिए 800। तो 800 किलो जूल पर मोल, देखो क्या ये वैल्यू आ रही है x की, और आ रही है तो आंसर हो गया। चेक कर कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, चेक नहीं हो पा रहा, आ रही है, चलो नोट करो स्पीड में, जल्दी से जल्दी। बेटा समझ में आया, जो अपनी क्लास में 9th-10th क्लास वाले बच्चे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं भाई, आप लोग पूरी मस्ती से पढ़ते रहिए, घबराइए मत। तुम्हें 50-60% भी समझ में आता है तो अड़े रहो, बस चुपचाप से चीज़ों को सीखते रहो, कल का समय तुम्हारा होगा। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़े। कृतिका पेपर है अब तेरा कोई, कैसे आ रही है फिर तुझे, रात को सोया करो प्रॉपर। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रात को पढ़ना पसंद करते होंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें रात को सोया करें और सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करें। देखिए 1-2 बार तो पढ़ना अलग बात होती है कि भाई ये पेपर से पहले 1 रात लगा दिया पूरा, 2 रात लगा दिया पूरा, समझ में आता है। लेकिन अगर इसको आप रूटीन में डाल लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही देगा। आपका एक सीनियर है, समीक्ष नाम है उसका, जानता है इस क्लास में से 1-2 बच्चे, समीक्ष जो है उसने आदत बना ली ऐसी, रात को क्या काम करे, वो 10 बजे बैठे और सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक जो है वो पढ़ता ही था। ऐसा भी नहीं है कि कोई डिस्ट्रक्शन था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी पढ़ाई की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होने लगी है। तो मैंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि क्यों ये कमज़ोर होता चला जा रहा है। 15-20 दिन के बाद मुझे पूरा डेटा पता लगा कि भाई साहब तो रात को 12 बजे शुरू कर रहे हैं और 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, और फिर जो है 4-5 घंटे सो जाते हैं फिर पढ़ते हैं। मतलब इसने पूरा अपना साइक्लिक सिस्टम ही बिगाड़ लिया। इससे बड़ी समस्या हो जाती है बेटा जी। 1 रात 2 रात 3 रात का समझ में आता है पेपर के टाइम पर, लेकिन जो बहुत रात तक जगने वाले बच्चे होते हैं उनका ब्रेन उस एफिशिएंसी से काम करता ही नहीं है। आप मेरी बात पर यकीन ना मानो, खुद फॉलो कर लेना। कोई भी जो मुश्किल चीज़ होती है जो तुम्हें याद नहीं हो रही, आप रात को पढ़ने की कोशिश करो और आप सुबह पढ़ने की कोशिश करो। सुबह का पढ़ा जल्दी एक तो याद हो जाएगा और रिटेंशन देर तक रहेगी। सुबह की पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है, इस समय जो है फ़ोन बच्चों का प्रिय हो गया है, रात में ही वो ऑनलाइन आता है, तो इसीलिए फ़ोन तो भैया नहीं छूट सकता। तो भाई देख लो, आप या तो फ़ोन छोड़ दो, या तो उसे छोड़ दो, या पढ़ाई कर लो भाई, सीधी सी बात है। यहाँ कभी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है बेटा, इधर आ जाओ इधर देखेंगे सभी। अब बात कर लें बेटा एक टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। बस खत्म होने वाला है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग प्लीज देखें। एक टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। एक बात बताओ,
एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मैं जो है 50,000 रुपये कमाता हूँ, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कि मान लो मैं 50, सुन ले बोल पूरी बात, हंसेगा कोई नहीं। 10,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ बेटा जी कि भाई मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। या कोई भी XYZ 1 लाख रुपए कमाता है। मेरी एज पर 1 लाख रुपए भी मुझे कम दिखाई देता है। मेरा मन है और बच्चे आ जाए, और सेंटर खुल जाए, 2 4 5 टीचर और ले आऊँ, हजार बच्चे अपना जो है बैच में होने चाहिए। ऐसा मेरा करता नहीं है मन, लेकिन इच्छा रहती है कि और भी बच्चे आ जाएं, ठीक है ना। मेरा कंसर्न ये है कि यार पैसा तो आ ही रहा है, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। यहीं दूसरी तरफ एक एज जिनकी 70 साल है, दादाजी मान लो, तो उनको पेंशन मिलती है जिसकी वो है 20,000 रुपये। अब मैं तो सोच रहा हूँ इस पैसे को जो है और मिल जाए, और मिल जाए। कोई मुझसे पूछता है भाई पैसे में जहर खाने के पैसे नहीं है भाई, पैसे कहाँ से आए, है ना। लेकिन दादाजी वो अपने छोटे बेटे को भी दे देंगे, बड़े को भी दे देंगे, उनके बच्चों को भी दे देंगे, और खुद भी खा लेंगे और बोलेंगे बहुत पैसा है। क्यों? जबकि वो तो 20,000 ही आ रहा है, मेरे पास तो लाख रुपए आ रहा है। क्यों? क्यों? बिना कुछ करे आ रहा है? ऐसा नहीं है भाई। अरे नालायक बच्चे करे, फ्री का आ रहा है ना। तो चलो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे ही सिस्टम होता है। सुनो, जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है ना, तो वो अपने आप को रीअरेंज करता रहता है ताकि वो अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करे। और इस मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए वो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और जिसके पास एनर्जी होगी कम, उसकी स्टेबिलिटी, बताओ किसकी एनर्जी कम, मेरी या दादाजी की? दादाजी की ना। इसलिए स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? लॉजिक समझ में आ गया? तो रेजोनेंस एनर्जी का भी सेम ही गेम है। रेजोनेंस एनर्जी जो मैंने सोचा और जो एक्चुअल है, दोनों को माइनस करने से कैलकुलेट होती है। मैंने बोला एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड, एक कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। मैंने तुमसे बोला भाई तुम्हारे जीवन में C6H6 है जिसका नाम है बेंजीन। जिसका नाम क्या है बेटा जी? बेंजीन। अब बेंजीन में भाई साहब मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी बेटा जी? मेरे पास आ रही थी 6 तो CH बॉन्ड की, और 6 CC बॉन्ड की, और 3 C डबल बॉन्ड C की। ये डेटा तो है हमारे पास इंडिविजुअली, इसका कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया बेंजीन की कितनी एनर्जी है। मशीन से देखा, मशीन से देखा भाई मैंने तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। मशीन से देखा तो यार एनर्जी की वैल्यू कुछ और आई, तो पता लगा यार कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई है टू गेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसी बात को रेजोनेंस नाम से पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया, जो मैंने कैलकुलेट की और जो ऑब्जर्व थी, जो एक्चुअल थी, उनमें डिफरेंस देखना या उनमें अंतर आना। और जो अंतर है वही क्या है बेटा जी? रिलीजिंग एनर्जी। और उसी रिलीजिंग एनर्जी का नाम क्या है? रेजोनेंस। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ा। मेरी कैलकुलेशन से 6 CC बॉन्ड, 6 आपका CH बॉन्ड और 3 C डबल बॉन्ड C की एनर्जी का सम ही एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो गया बेटा जी? बेंजीन हो गया। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन तो कुछ और आई, मशीन से डेटा कुछ और आया। तो उसका मतलब जो मेरा आया और जो मशीन का आया दोनों को माइनस कर ले, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दादाजी वाली जो रिलीजिंग एनर्जी है, जिसको मैंने किस नाम से पुकारा है यहाँ पर? रेजोनेंस एनर्जी के नाम। क्या डेटा समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? तो मशीनरी डेटा आप लोगों को गिवन होगा विद द हेल्प ऑफ कंबशन एंथैल्पी। कार्बन की अलग, हाइड्रोजन की अलग, डबल बॉन्ड की अलग, सिंगल बॉन्ड की अलग। और जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग माइनस कंबशन एनर्जी के अकॉर्डिंग माइनस बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग, दोनों की वैल्यू को माइनस करने से मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? रेजोनेंस। अभी मैं सिखाता हूँ, घबराए ना कोई भी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी इज द स्टेबलाइजिंग एनर्जी एंड ऑलवेज नेगेटिव इन द एरोमेटिक कंपाउंड। सर हमें तो नहीं पता एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो जिनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती है, जैसे बेंजीन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन क्या होता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब ये घूमते ही रहेंगे। आपने देखा होगा आपके टीचर बेंजीन बनाते हुए ऐसे गोला बना देते हैं। गोला के सेंस क्या है? ये घूम रहा है बेटा जी, ठीक है।
एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आएंगे तो पूरा डिटेल्ड हम लोग सीखेंगे। सी तो रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर आई है? एक्चुअल, और एक्चुअल को मैं निकाल नहीं सकता, ये मशीन के द्वारा गिवन वैल्यू होगी। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? गिवन, नॉट स्टेट में यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट में, माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन थियोरेटिकल, और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ बाय कौन सा डेटा बेटा जी? बॉन्ड एनर्जी डेटा। क्या मैं आप लोगों को समझा पाया प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर बातें तो बहुत अच्छी पढ़ा लेते हो, इस कॉन्सेप्ट को और बता दो। देख भैया, पहले इस बेंजीन को बना ले, बहुत ध्यान से सुन ले। अब समझदार बच्चा मेरी इस बात को भली भांति जानेगा कि सर ये वैल्यू निकालनी है थ्योरेटिकल, मतलब एक्चुअल वहां पर गिवन होगी, आपसे थ्योरेटिकल अभी के लिए निकलवा रहे हैं। तो डेल्टा नॉट ऑफ एफ ऑफ C6H6 की वैल्यू पूछी है, तो मैं देखूंगा भैया कैसे कैसे बना होगा फॉर्मेशन, से पता लग जाएगा बॉन्ड एनर्जी से। ये सॉलिड है ना, तो पहले तो 6 इंटू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन जो कि आपको गिवन होगी पक्का, प्लस और तो कुछ है नहीं, बॉन्ड तो है नहीं, बॉन्ड यहाँ पर है, 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, और यहाँ कर देंगे जी माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का काम हो चुका है। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आता है मेरे पास बॉन्ड एनर्जी कितना? 6 ऑफ CC, 6 ऑफ कहाँ तो उल्टा कर दिया मैंने। हाँ भाई, यहाँ तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, और यहाँ 3 आना चाहिए किसका बेटा जी? तो मैंने पहले उल्टा बोल दिया ना, प्लस आपका 6 ऑफ, तुम लोग पकड़ पाए भैया कॉन्सेप्ट को या नहीं? बताओ। ऐसा करने से जो भी वैल्यू निकलेगी वो ये वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू एक्चुअल दे देते, दोनों को माइनस करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस। से यस और नो। और रेजोनेंस एनर्जी याद रखना दादाजी वाली एनर्जी है जो सिस्टम को स्टेबलाइज करती है, बिना कुछ करे पैसा आना, ठीक है ना? मतलब समझ रहे हो, रॉयल्टी वाला गेम है। चलो स्पीड में नोट करो, स्पीडली नोट इट डाउन। आ जाओ भाई, बेटा बात नहीं प्लीज। हाँ जी, बात कर ले रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ C6H6 कवर कर लोगे बेटा जी? हो जाएगा आप लोगों से? अभी अभी जस्ट बनाया, बस वैल्यू पुट करनी है। आप समझ रहे हो ना, जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी है दोस्त? एक्चुअल। और जो आप लोग एटमाइजेशन दे रखी है कौन सी है बेटा जी? ये वाली सब्लिमेशन को एटमाइजेशन बोलेंगे। सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप लोग बेटा जी? गैस में। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटमाइजेशन। हो जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? सारी वैल्यूज पता है? आप रेजोनेंस एनर्जी आपसे पूछी है, डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, इस वाली में से माइनस कर लेना, यू आर विद द रेजोनेंस एनर्जी। यस और नो? बोल दो। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि रिलीजिंग एनर्जी है। अगला, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। अब देखो ये गेम पता होना चाहिए, और फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है। देखो यार, फॉर्मेशन गिवन है किसका? N2O। अब एक बात बताओ, ये किससे मिलकर बना होगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सर ये N2 से और O2 से। भाई साहब इसको हाफ करना पड़ जाएगा। और N2 कैसा दिखता होगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। ये महाराज कैसे दिखते होंगे? O डबल बॉन्ड O। और ये कैसे दिखते हैं? N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। सर आपको कैसे पता सर? देखो यार, नाइट्रोजन की औकात कितने बॉन्ड बनाने की होती है याद कर लो। ऑक्सीजन की कितनी? 2। यहाँ 2 बना दो, यहाँ 1 बना दो। अब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बना के यहाँ -1 प्लस लेना पड़ेगा बस, और क्या। या फिर आप एक काम कर सकते थे, 3 बनाओ और यहाँ डेटिव बॉन्ड बनाओ। उससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि डेटिव बॉन्ड की एनर्जी दे नहीं रखी। नहीं समझ में आया निदांत? भाई डेटिव की वैल्यू दे देते अगर, तो मैं सोचता डेटिव के बारे में भी। तो एक स्ट्रक्चर ही इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो कि सामने आपको प्रकट है। सब बताइए चलो कैसे करेंगे सर इसको? सर ये वैल्यू दे रखी है सर, जो वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअल में क्या रही होगी? एक्चुअल। और हमें क्या निकालनी है बेटा जी? रेजोनेंस। तो इसका मतलब पहले थ्योरेटिकल निकाल लो, एक्चुअल में से माइनस कर दो, काम खत्म। तो बताइए जरा क्या बोलोगे सर? डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी? 1 ऑफ एनर्जी ऑफ N 946 डायरेक्ट लगा रहे हैं बेटा जी हम लोग, प्लस हाफ ऑफ 498 माइनस NN डबल बॉन्ड, ये कितना हो जाएगा? इतना, और NO ये हो जाएगा 607। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से आप लोगों के पास एक एनर्जी आएगी, और ये जो भी XYZ जो भी एनर्जी आती है, इस पर्टिकुलर एनर्जी को रेजोनेंस निकालने के लिए ये जो ऊपर एनर्जी दे रखी है 82, और इसमें से ये पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करके यू विल फाइंड योर आंसर। बताओ जी, गेम समझ में आ गया? एग्जैक्ट निकाल के दिखाऊं माइनस प्लस करके?
नोट करिए भाई स्पीड में। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी नोट कीजिए। करने से होगा, करते रहिए, हो ही जाएगा। जो करता रहेगा उसका होता रहेगा। चलें भाई, नोटेड। बहुत स्लो हाथ चलाते तो क्या लग रहा है? ठीक है, एग्जैक्ट बता दो। ये तो आंसर निकालें आज सुबह सुबह, ये पता है। 88 आ रहा बेटा, -88 आ रहा है। ठीक है, लिख भी देता हूँ। आंसर इज माइनस का 88 है ना, और इसका आंसर आ रहा है मेरे भाई, चेक कर लेना तो -567 किलोजूल पर मोल। हाँ जी, गेम समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? डेटा क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट, कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो बोलो भाई, नहीं होना चाहिए। फंडामेंटली दीज टॉपिक आर क्लियर टू यू। आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाए बेटा जी। आगे बढ़े निदान, नेक्स्ट वीक में आएगा, तुझे पता है ना। प्रॉमिस किया है तूने बेटा। तेरा एक सीनियर है, नाम है कुशाग्र, जानता है? ये स्कूल का ही है। 8 उसका ऐसा है, 89 का है वो। 11th क्लास में उस बच्चे को स्कूल वालों ने खूब परेशान कर दिया और अड़ा रहा। अब मैंने सुना है उसकी फ़ोटो ले रहे हैं कि भाई तू फ़ोटो दे दे, तेरा सिलेक्शन तो होगा। आई बात समझ में? स्कूल वालों का यही ज्ञान है। मतलब मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो है ना 11th क्लास में बच्चों को परेशान करते हैं। कमज़ोर दिल के बच्चे परेशान हो भी जाते हैं। यार बोर्ड में कोई फेल नहीं होता, ये समझ ले। हैं? तुम्हारे स्कूल का एक स्टूडेंट है, आदित्य पुंजानी नाम है उसका, और वो तुम्हारा स्टेट टॉपर था, ठीक है, 10th क्लास में। उसने एक चवन्नी स्कूल को नहीं दी, दीपेश उन्नीस को, एक चवन्नी। इसके अलावा वो कभी स्कूल नहीं जाता, ना कोई पेपर देता 11th में। अब 12th में क्या बोल रहे हैं उससे, आपने 11th के पेपर नहीं दिए थे, आप एक बार 11th के पेपर दे दो। सोच रहे हो क्या बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है? मतलब 12th क्लास में दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में आके बच्चा 11th के पेपर देगा। फिर उसने, वो बच्चा तो इंटेलिजेंट है, उसने बोला ले लो। बोला कब दोगे? बोला आज ही ले लो। वो गया, उसने पेपर दे दिया, पेपर फोड़ दिया उसने बढ़िया तरीके से, जो भी मतलब जैसा भी उसको आता उसने कर दिया अच्छी तरीके से। अब कह रहे हैं नहीं नहीं स्कूल तो आना पड़ेगा। लो लॉजिक है, मेंस का पेपर अब स्कूल जाएगा बच्चा? है? नहीं देखो, मैं नॉन अटेंडिंग के फेवर में नहीं हूँ। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो ना, कि तुम मेरे मुंह से ये कहलवाना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर वालों को या रिकॉर्डिंग में ये बोल दूं कि नॉन अटेंडिंग बढ़िया, ऐसा नहीं है भाई, मैं नहीं बोलूँगा भाई। ठीक है ना, नॉन अटेंडिंग बेकार चीज़ है, जो गलत है वो गलत है। उसने तो क्या हो जाता, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कहानी बाद में, ठीक है।
बहुत अच्छे होते हैं स्कूल वाले। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है और ये एनर्जी दे रखी है बेटा, इसका डेल्टा एच दे रखा है और इसका डेल्टा एच दे रखा है। सुनो, इसकी वैल्यू मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग आंसर निकालेंगे बेटा जी। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, सुन ले बेटू, इसकी 10.4.18 किलो जूल और ये एनर्जी गिवन है बेटा जी 118.32। आपसे इस बार ना आपके प्रोडक्ट की पूछ ली है ना, कर दोगे ना? कैसे करोगे बेटा जी? सर इक्वेशन तो गिवन ही है सर, क्या दिक्कत है सर? इक्वेशन बैलेंस भी है, तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी डिवाइड ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। ये निकालना है भैया तुम्हें। तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, क्या फर्क पड़ना है मेरे भाई, कर लोगे ना? इसका जो आंसर आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है दोस्त कितनी, हाँ जो भी आ रहा है वही आंसर है, कैलकुलेट नहीं किया। चलो हो जाएगा भाई। अंतिम सवाल ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का अंतिम सवाल। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, सिद्धि ध्यान से देखिए, सवाल आएगा तेरे पेपर में, मैंने बोल दिया, बहुत ध्यान से देख भाई साहब, नोट हो जाएगा। चलो ट्राई करो। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया एंड N2H4 आर X and Y किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ N सिंगल बॉन्ड N। पहले ध्यान से सवाल को सुन ले, सुन ले। पहले सवाल कह रहा है हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया को तोड़ने का नाम ही तो एटमाइजेशन है। ऑब्वियस है गैस में ही होता होगा, ये N है और ये थ्राइस ऑफ H है। इसके लिए डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी X। देख मेरे भाई, एटमाइजेशन बराबर होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो बराबर होती है एटमाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज 3x/3। पहला काम तो ये कर लेना चाहिए ये बच्चे को, नहीं तो मतलब मोर देन 90% इसमें उलझ जाएंगे। जो कमजोरी से पढ़ते हैं ना वो ऐसे ही जाते हैं, ठीक है ना? जो कमजोरी से पढ़ते हैं वो यहीं चले जाते हैं, इसी को समझ लेते हैं बॉन्ड एनर्जी, तो आगे तो क्या ही करेंगे। फिर है इसकी फॉर्मेशन, अच्छा अरे इसका एटमाइजेशन, तो इसको तोड़ते हैं। चल Na H और ये Na ये H है, इसको तोड़ो भाई। तो कितने N बनेंगे बेटा जी? 2 तो N बनेंगे और 4 क्या 6, 4 क्या बन जाएंगे H। इसके लिए जो एटमाइजेशन है उसकी वैल्यू Y है, यही है ना दोस्त? नहीं 6 नहीं कह सकता, बताऊँ क्यों? मैं बता ही नहीं सकता रिलेशन। क्यों नहीं बता सकता भाई? सेम टाइप के बॉन्ड कहाँ हैं, देख ये देख, डिफरेंट है ना, तो वी कांट डिफाइन द रिलेशन। हम लोग एग्जैक्ट रिलेशन इसका नहीं बता सकते। तो यहीं अगर मैं देख के तुमसे पूछूं, इसी का डेल्टा एच पूछूं, सुन ले भाई, इसी का डेल्टा एच पूछूं तो क्या लिख सकता हूँ जरा बता? 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 हो गया मेरे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, सही है क्या? बोल भाई। और प्लस 1 क्या होता है? हाँ 1 ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN जो चाहिए, है ना? अच्छा ये वाली एनर्जी का रिलेशन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? तो दैट इज 4x/3 और यहाँ से जो एनर्जी है दैट विल बी, ये चाहिए और ये एनर्जी हमें दे रखी है दैट इज y। अरे मजा ही मजा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N सिंगल बॉन्ड N इज इक्वल टू y माइनस 4x/3। हो गया आंसर। x की टर्म में आंसर निकालोगे खुश रहोगे, जितना x लिखोगे उतना फायदा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ x की टर्म में आंसर लिखना नालायक हो, तुम्हारा एक ही चीज में ध्यान चलता है बदतमीज। चले भाई आगे। रोशन समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, कहाँ ये वाली बेटा? तो एटम है ना,
बॉन्ड कहाँ है? बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड की होती है ना, इनकी तो जीरो हो जाएगी भाई। समझ में आ रहा है ना? एक बच्चे का सवाल है कि सर आपने रिएक्टेंट की लिख दी है, बस प्रोडक्ट की क्यों नहीं लिखी? भाई जीरो होगा ना इनकी तो। एटम है ये तो केवल। भाई साहब आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइए पहले मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हुआ है आज की क्लास में और सिस्टमेटिक बहुत ज़्यादा। घर पे जाके आप देखोगे इसके तमाम क्वेश्चन है भाई। मैंने आप लोगों को किताब का नाम बताया था, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, आपको भिजवा भी दी थी मैंने, आप लोगों के पास आई थी क्या? लो अभी भिजवाता हूँ। आ गई है ना फिजिकल केमिस्ट्री? क्या कह रहा है मुझे? इसको सब पता होता है, ये अपने मन से ऐसी बातें बोलता है।